मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गजराम सिंह संभल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आज? का आगमन थोड़ी देर बाद ही होना है और राष्ट्रपति महोदया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दो कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जो एक सुल्तानपुर रोड पे है ब्रह्म कुमारी आश्रम का, जो हर साल वार्षिक अधिवेशन के रूप में मनाया जाता है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं डिफेंस एक्सपो में जो वृंदावन कॉलोनी में है वहाँ पे जो जम्बूरी कार्यक्रम 10 दिवसीय जम्बूरी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 18 राज्यों के लगभग 30,000 युवा छात्र लड़के लड़कियाँ जो स्काउट एंड गाइड से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से अवेयरनेस के भाव, देशभक्ति के भाव और जिस तरह से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रम वहाँ चला रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रवादियों की जो एक नई खेप तैयार हो रही है भारत स्काउट गाइड के तरफ से, वो 30,000 की संख्या में जो छात्र छात्राएं 10 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करें, वहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ की दूसरी खास खबरों की बात करें तो आज एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 40 नेताओं को नॉमिनेट किया है, जिनमें विभिन्न जिम्मेदारियां अलग अलग विधानसभाओं में दी गई है कि कहीं से किसी का वोट न कटे, इस पे आपको निगरानी रखनी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी के रूप में एक घोषणा की थी कि ये पीडीए प्रहरी उस पर अपना पहरा देंगे कि कहीं से किसी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम न कटे, उसकी वानगी अब देखने को मिल रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 40 अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उनके नीचे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाया गया है जो बूथ बूथ पे बीएलओ जो जाए फॉर्म भरवाने, तो कहीं से भी जो समाजवादी पार्टी का खास करके वोट वर्ग है वो वोट न कटे। अब देखना होगा कि जब बीएलओ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाते हैं और समाजवादी पार्टी के ये नेता तमाम कार्यकर्ता जब बीएलओ के साथ आपसी झड़प होती है या क्या सीन देखने को मिलता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि कहीं से भी वोकस वोटिंग नहीं होने देंगे। जो लोग मृतक हो गए हैं या 2 जगह 3 जगह से जिनका नाम है वो एक जगह से ही नाम रहेगा। वहीं एलडीए की बात कर लें तो एलडीए दस्ता लगातार जो अवैध प्लाटिंग है और अवैध कंस्ट्रक्शन जो बने हैं उस पे लाक लगाने का काम कर रही है। जिस तरह से अवैध जितने भी निर्माण बने हैं उनको सील किया जा रहा है एलडीए की तरफ से। हालांकि कुछ जगहों पे छिटपुट विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो बहुजन समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है और लगातार अपने पर्यवेक्षकों के साथ बैठकों का दौर मायावती का शुरू है। वहीं हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो जिस तरह से दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इन सब जनपदों में जिस तरह से एक वायु प्रेशर बढ़ा है, एक वायु बढ़ने की वजह से गंभीर रूप से बीमार रोगियों, चाहे वो कार्डियोलॉजी के हों, कैंसर के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों या फिर न्यूरो के पेशेंट हों, उनके लिए सांस लेना दुभर हो गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के लिए और बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए एक वायु का बढ़ता स्तर लगातार खतरनाक मोड में पहुंचता जा रहा है। वहीं हम बात कर लें अगर नेपाल के समीपवर्ती बॉर्डर के जो जनपद हैं, चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, इन जनपदों में एसटीएफ और एटीएस की टीम फिर से सक्रिय हो गई है। और जिस तरह से अवैध निर्माण वहाँ पे मदरसे पाए गए थे, अवैध विद्यालय पाए गए थे, मस्जिदें मिली थीं जिनको तोड़ने का काम किया गया था, उस पर निगरानी और बढ़ा दी गई है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जिस तरह एनआईए और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, तो लखनऊ के अलावा इन सीमावर्ती जनपदों में भी छापेमारी चली है। जिस तरह से तमाम डॉक्टरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, उस एक के बाद एक तार जुड़ते जाते हैं और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसके संकेत मिलने लगे हैं। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर आपके पास आऊंगी, क्या कुछ जानकारी है अजहर, क्या अपडेट है? मौसम के हवाले से बात करें, मौसम में लगातार जो गिरावट है, वो तापमान में गिरावट है, वो लगातार देखने को मिल रही है। बीती रात की जो है
ठंड का प्रकोप जो है वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ठीक इस समय हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में है और यहाँ पे भी बीती रात जो है काफी ठंड पाई गई है। हालांकि में जो है पानी की सप्लाई जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित की हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो है ऑलरेडी कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं विभिन्न इलाकों में, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रेस कॉल होती है तो उसको निपटने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम और उसके साथ साथ एनडीआरएफ टीम वो मौके पे पहुंच के उस डिजास्टर को वहां पे मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। हालांकि रिसेंटली जब हमने जल विभाग के अधिकारियों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो मेन लाइन है वो तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड है, लेकिन जो मेन कनेक्टिविटी है फिर हाउस होल्डर्स तक है, उन्होंने वहां से भी एडवाइजरी जारी की थी कि उनको अंडरग्राउंड किया जाए ताकि ये जो नल है वो जमने से बच जाए। और साथ ही साथ अगर हम आने वाले समय की बात करें, जब भीषण जो सर्दी होती है उसके साथ साथ जब भीषण स्नोफॉल होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन के पास में मैन ऑन मशीनरी जो है वो लगातार जो है अलर्ट मोड पे है। हमने देखा कि बीते जब सर्दियों में जब बारिश होती थी या बर्फबारी होती थी तो विदिन आवर्स में वहां से गाड़ियां और जाते थे, लेकिन अब पर इसमें चाहे गुलमर्ग, टंगमर्ग या अहरबल के इलाके की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी प्रशासन की ओर से जो राशन का कोटा है वो ऑलरेडी डंप किया हुआ है ताकि सर्दियों में कोई परेशानी ना हो जाए। और साथ ही साथ क्योंकि इन सर्दियों के आयाम में जब स्नोफॉल होती है उस समय जब बीमार होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनको रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके लिए जो है जिस तरीके से मैंने पहली तस्वीर किया कि प्रशासन की ओर से विभिन्न इलाकों में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं ताकि वहां पे 24/7 जो है अधिकारी रहते हैं और किसी भी दिक्कत कॉल को निपटने के लिए सबसे पहले क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी वो लगी रहती है और इससे पेश नजर जो है अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत कॉल आती है उससे निपटने के लिए। अब अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट आज जो है लेट आवर्स तक जो सुबह है खुल जाती है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद से ही जो है मार्केट पूरी तरीके से बंद रहती है। और आवाजाही की अगर हम बात करें जो मुसाफिरों को जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात होती है तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़े से विजुअल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप ठीक है आप देख लीजिए अभी दिन के तकरीबन जो है 11 बजे होने को है और ये मार्केट जो है बिल्कुल धीरे धीरे से खुल रहा है। लेकिन अब से 10 या 15 मिनट पहले की अगर हम बात करें तो ये मार्केट जो थी बिल्कुल बंद थी। अभी भी कुछ दुकानें बंद है, लेकिन जो ही जब सूर्य देव जो है अपना दर्शन देता है तो धीरे धीरे ये मार्केट जो है वो खुल जाती है। लेकिन शाम में यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि 4 बजे के बाद ही तो सड़कों से जो ट्रैफिक है वो गायब रह जाती है और जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित होता है। तो यहाँ पे मुसाफिर का भी कहना है कि शाम के बाद में जब 4 बजे के बाद में अगर कोई मुसाफिर अगर उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसको यहाँ से जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अपर ईस्ट में जितने भी नदियां हैं या जितने भी पाइप लाइनें हैं वो कहीं हद तक जो है जम रही है, लेकिन 12 बजे के बाद में वो सप्लाई जो है वो बहाल रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में जब यहाँ पे कठोर सर्दी होगी, यानी जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चिले कलान बोलते हैं, और विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले दिनों में अब की बात जो है भीषण सर्दियां होगी, भीषण स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन इसके पेश नजर जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल तौर से की गई है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा जब बर्फबारी होगी तो उस समय प्रशासन कितने अलर्ट मोड पे होगा ये भी फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इन सर्दियों के आयाम में जिन्हीं सर्दी का जिस तरीके से प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन में हालांकि सूर्य देव तो निकल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब बीती रात जब हमने देखा कि काफी सारी जो ठंड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड बिल्कुल अजहर, ठंड तो बढ़ गई है लेकिन पर्यटकों का आना जाना अभी भी लगातार जारी है वहां पर। ज्यादा जानकारी आपसे ले लेंगे। हमारे साथ गजराज भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके पास जाऊंगे। गजराज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड से? इसके अलावा जो वहां पर बड़ा हादसा हुआ है संभल में, कार और पिकअप के आमने सामने टक्कर हुई है, कई लोग उसमें मर गए, क्या अपडेट है उसमें? जी मैं बताना चाहूंगा, संभल में जो सड़क हादसा हुआ है गंगा एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यह जनपद संभल के एक बिसारू गांव है उसके नजदीक का ये पूरा हादसा है, जहां पर कि सामने से पिकअप आ रही थी जिसमें सब्जी लदी हुई थी और दूसरी तरफ से कार जा रही थी जिसमें वो सभी लोग जनपद संभल के बेहजोई क्षेत्र से दावत खा करके और जा रहे थे।
ये पूरा मामला धतरा गांव का है, जहां पर विशाल धतरा गांव है ये, उसके पास का ये पूरा मामला है, जहां पर ये सभी दावत खा करके जा रहे थे। दोनों की स्पीड है तो तेज बताई जा रही है। सामने से जो आ रही थी, पिकअप आ रही थी, वो पिकअप रॉन्ग साइड में थी, लेकिन जो कार जा रही थी, कार सही समय पर सही तरीके से जा रही थी, अपनी ही साइड में थी। वहां पर इतना भयंकर ये एक्सीडेंट हुआ कि जिसके में जो पिकअप थी, पिकअप के क्षतिग्रस्त होने की गजराज, आपको वो बीच है। में टोकूंगी क्योंकि अजहर आप म्यूट है। अजहर, आपसे मैं ज्यादा जानकारी ले लूंगी, लेकिन गजराज आपसे ज्यादा जानकारी मैं पहले ले रही हूँ। गजराज आज कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी गजराज बोलिए। जी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया है। मौके पर तुरंत ही वहां पर एएसपी और 2 थानों की पुलिस और जिला अधिकारी राजेंद्र पैसिया भी मौके पर पहुंच गए थे। किस समय ये घटना हुई गजराज? देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की अभी स्थिति कैसी है, क्या अपडेट है इस पर? जी, वहां पर 6 लोगों की तो तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इस समय मुरादाबाद के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो मृतक है उनके परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या मुआवजे की मांग की गई है उनकी तरफ से? और सीएम योगी की तरफ से क्या कोई बयान इसमें आया है? लेकिन अभी परिवार के लोग रात ही आ गए थे। उन्होंने बताया कि हमारे जो परिवार के लोग हैं जिनकी जान गई है, उनके लिए मुआवजा दिया जाए, ये मांग कर रहे थे, लोगों का कहना था वहां पर। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि क्या बयान आता है, क्या होता है, कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से अभी कोई यहाँ पर ऑफिशियल बयान नहीं आ पाया है। ठीक है गजराज, ज्यादा जानकारी आपसे ले लूंगी, अपडेट इसी पर। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई लोग, कई जो विपक्ष हैं, विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोट बैंक काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब जो बीएलओ मरे हैं, जो मृतक बीएलओ हैं, उनको लेकर भी अपनी संवेदना जताते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2-2 लाख उनके आश्रितों को दिए जाएंगे। यानी कि पूरी तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव 2027 की पूरी तरीके से, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो या फिर बार बार घेरने की बात हो एसआईआर को लेकर। अब उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर सरकारी काम करते हुए किसी भी कर्मचारी की मौत होती है तो सरकार उसे मुआवजा देती है और हर बार मुआवजा दिया भी जाता है। इसके पहले भी सरकारी कार्य में जिस तरह से बीएलओ शामिल होते हैं या चुनाव प्रक्रिया में जो लोग शामिल होते हैं उनको उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है, या सड़क दुर्घटना में भी जब लोग मर जाते हैं तब भी मुआवजा दिया जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है। हालांकि अखिलेश यादव के लिए ये एक बहाना है और इसी बहाने के आधार पे वो एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का एक प्रयास भी कहा जा सकता है कि बार बार समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरह की बड़ी हार देखने को मिली है इंडी गठबंधन को, उसके बाद से जरूर इन नेताओं के सामने चिंता की लकीरें हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और देश के प्रधानमंत्री जो वाराणसी को रिप्रेजेंट करते हैं, देश के रक्षा मंत्री जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से सांसद हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और मोदी कैबिनेट में शोभा बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से यूपी के साथ साथ दिल्ली पे भी नज़र है समाजवादी पार्टी की, और इसीलिए समाजवादी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, बार बार हमलावर है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। हालांकि कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश निर्गत किए गए जिसमें आधार को प्रमाण नहीं माना गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनने की खबरें आई थीं उसको मद्देनजर सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। अब निर्वाचन आयोग में जब बीएलओ जाएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से, और अब जब आम मतदाता जब फॉर्म भरेगा तो उसमें आधार कार्ड प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो देखना होगा कि कौन कौन से वो प्रमाण पत्र होते हैं जिनको बीएलओ के तहत समक्ष प्रस्तुत ये लोग करते हैं, क्योंकि अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कि ये जो अवैध मतदाता बने हुए हैं इनको मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। और वहीं मुख्य विपक्षी पार्टियां बार बार हमलावर हैं कि ये वोट काटने की साजिश है।
अब देखना होगा कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने तक ये कहां तक पहुंचता है, कौन सी पार्टी कौन सा आरोप लगाती है। वही बिल्कुल हम राघवेंद्र, दो लेकिन घटनाओं आप की ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप अपने सामने से देख पाते होंगे, क्योंकि BLOs पर जिस तरीके से प्रेशर बनाने का जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर BLOs पर प्रेशर डाल रही है और ज्यादा काम उनसे करवा रही है, ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है उनको, तभी उनकी मौतें हो रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप धरातल पर रहते हैं, आप क्या देखते हैं ग्राउंड जीरो पर जब देखते हैं तो? सोनिया, जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी करता है, और तमाम ऐसे BLO से हम लोगों ने मिला, कहीं कोई इस प्रेशर की बात नहीं की कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, छिटपुट घटनाओं की बात कर सकते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति था जिसकी शादी होने वाली थी, शायद उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो ये एक प्रेशर कहा जा सकता है। या कोई अन्य घर का बोझ हो किसी कर्मचारी पे, उस पर ये अतिरिक्त कार्य सौंप दिया जाए तो जरूर बोझ का एक रूप हो जाता है। लेकिन ये आम एक प्रक्रिया है जो नियत चलती रहती है, क्योंकि किसी भी कार्य से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के आप कर्मचारी हैं, सरकार आपको सैलरी दे रही है, तो सरकार की तरफ से जो भी ड्यूटी लगाया जाएगा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी फॉर सेक ड्यूटी, कर्तव्य के लिए किया गया कर्तव्य की अवधारणा पे आपको चलना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। सुनिए, ग्राउंड में हम लोग जहाँ भी मिले हैं, किसी भी BLO पे इस तरह के प्रेशर की बात सामने नहीं आई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जरूर इसको लेकर के कि कार्य का अतिरिक्त बोझ है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें सत्यता नहीं दिखाई देती है। वहीं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहेंगे सोनिया, भदोही में और संभल में जिस तरह से सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतें हुई, गोभी से लदे पिकअप में जिस तरह से कार घुस गई और 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ भदोही में घायलों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने दोनों घटनाओं का संज्ञान में लिया है और मृतकों को उचित मुआवजा देने की बातें भी सामने आई हैं। घायलों का समुचित उपचार कराने के बाद भी CM की तरफ से दिए गए हैं। जिम्मेदार आला अधिकारियों को घटनास्थल पे भेजने का काम भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया है। जी लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है, सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वहां पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राघवेंद्र, इससे पहले लखीसराय में भी इसी तरह की घटना हुई थी और संभल में भी घटना हुई थी और आज संभल में हुई है। इससे पहले एक दिन पहले कहीं पर ऐसा हुआ था कि ट्रेन के ऊपर एक डंपर गिरते गिरते बच गया था। तो इस तरीके की बार बार घटनाएं हो रही हैं। अब ये जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी, बाराबंकी की वो घटना थी जहां पे ट्रेन के ऊपर ट्रक गिर गया था और जैसे सड़कों पे जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, हालांकि सड़कें एक्सप्रेस, कुछ सड़कों की चौड़ाई और तमाम एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस अनुपात में गाड़ियां सड़कों पे आ रही हैं, जिस तरह से ट्रैफिक ड्राइविंग रूल का पालन आम लोगों द्वारा, ड्राइवरों द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसी की वानगी देखने को मिलती है कि इस तरह के रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तमाम लोगों के मरने, घायल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी अवेयर होना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ेगा, ड्राइविंग रूल का पालन करना पड़ेगा। आप पुलिस के भरोसे केवल गाड़ी फराटेदार नहीं दौड़ा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहना होगा। इसको जरूर हमको, आपको, सबको ध्यान में रखना होगा। और अगर इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, बचना है, अपनी जान बचानी है, तो आपको जरूर सुरक्षा के साथ चलना होगा। जी सुनिए। बिल्कुल, ये बात सही बोली आपने राघवेंद्र, क्योंकि कई लोग लापरवाही करते हैं, खुद ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा राघवेंद्र देखिए, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अब लखनऊ भी इससे पीछे नहीं रहा। लखनऊ में भी प्रदूषण का स्तर, AQI लेवल अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। 400 के पार, यहाँ पर दिल्ली NCR की अगर बात करें तो 400 के पार पहुंच गया है। वहां पर जो आम नागरिक है उनको किस तरह की समस्याएं अब भी आने लग गई, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सोनिया, दिल्ली की हवा जिस तरह से खराब हुई है, AQI लेवल जिस तरह से बढ़ा है, तो दिल्ली के जो समीपवर्ती जनपद हैं, हम नोएडा की बात कर लें, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, मेरठ, ये जो जनपद हैं AQI की लपेट में हैं। वहीं लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है। इतना जरूर है कि यहाँ 350, 400 तो नहीं है, लेकिन 250 से 300 के आसपास कहीं कहीं जो मिल रहा है, उसकी समस्याओं का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह से पराली जलाने की बातें सामने आती हैं, उसके बाद हर साल इस महीने में AQI लेवल दिल्ली का, दिल्ली NCR में बढ़ना
और वही हवा जब अब प्रदेश के अन्य जनपदों में पहुंचती है, तो चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, बांदा हो, हमीरपुर हो, चित्रकूट हो, ये भी जनपद इस एक्यूआई लेवल से अछूते नहीं रह जाते हैं। क्योंकि पर्यावरण जब दूषित होता है तो एक जगह का पर्यावरण जब ज़्यादा दूषित होता है तो दूसरे जगह का थोड़ा कम दूषित होगा, लेकिन होता जरूर है। और उसका असर लखनऊ में भी देखना पड़ रहा है। लखनऊ में भी तमाम लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसे स्थित नहीं है, जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में खास करके देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ का बढ़ा एक्यूआई लेवल गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए, इसके अलावा सांस के जो मरीज हैं उनके लिए एक कठिन चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल राघवेंद्र, अब एससी की तरफ से भी ये आदेश आ गया है कि हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से एक्यूआई जो है वो सही कर दिया जाए, प्रदूषण स्तर सही कर दिया जाए। हालांकि विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी, इसके बाद ही इसमें आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।